It took more than 10,000 plus interviews. 40 सेकेंड्स में आपका करियर डिसाइड होता है। सिर्फ घर गए हो नहीं, कभी कभी रात को नींद में भी ये चीज़ें आती है कि रात को सपने में भी अगर हायरिंग आ रही है तो समझ लेने का कि हाँ भाई दिस इज नॉट इजी कप ऑफ टी। वेलकम टू HR कनेक्ट, एक ऐसा चैनल जहां पे आप सबको लगेगा कि हम HR की दुनिया में आए हैं। इतना सारा कन्वर्सेशन होएगा यहाँ पे हमारे डिफरेंट HRs के साथ, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स के साथ, हायरिंग मैनेजर्स के साथ, जो हमें बताएंगे कि उनके वर्ल्ड में हायरिंग, रिक्रूटमेंट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरह से काम करता है। आज हमारे साथ इस चैनल पर मौजूद हैं HR मैनेजर, हेड ऑफ HR, जॉली हायर्स कंपनी के जैमिन शाह। जैमिन, आप मुझे बताएंगे कि आपकी जर्नी HR में किस तरह से शुरुआत हुई? ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट था कि आप ये करना ही चाहते थे, या कुछ ऐसा कि फोर्सफुली आया और आपने इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया? Thank you, Shashank, for inviting me. It's my Welcome. pleasure to connect here and sharing my experience with you guys. थैंक यू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फोर्सफुली आता है। When I start my career, मैंने एक डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट किया था। ओके। 1-2 साल मैंने डेवलपमेंट को दिए, फिर मुझे लगा नहीं, इट्स नॉट लाइक सीम्स लाइक इंटरेस्टिंग। ओके, तो डेवलपमेंट छोड़ के HR में आए। Yes, फिर मैंने डेवलपमेंट छोड़ा और तब HR इंडस्ट्री एक ग्रोथ पे जा रही थी। इट्स नॉट डेवलप्ड इंडस्ट्री बिफोर। मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-11 साल पहले की, ओके। जहाँ इतना इनोवेशन भी नहीं था, इतने सिस्टम नहीं थे, कोई AI जैसा वर्ड नहीं था मार्केट में। तब मैं HR में आया था। ओके। और तब 90-80% काम डॉक्यूमेंट्स पे चलता था, ना कि कुछ सिस्टम पे या ERP पे या HR पे, HRMS पे, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। तब मैंने सोचा कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसमें ही अपना कैरियर बनाते हैं। फिर एक टाइम आ गया जब HR मेरा पैशन हो गया। ओके। और मैं पूरा, जैसे बोलते हो ना कि जब कोई बंदा अपना पैशन पता चल जाता है बंदे को, ये मेरा पैशन है, चाहे स्पोर्ट्स हो। जैसे कि 3 इडियट्स में पैशन चलता है कि ना मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे फोटोग्राफी में जाना है। तो उसी तरह से कि डेवलपमेंट छोड़ा और आप HR में आ गए। वाओ, कितना अच्छा रहा। फिर आपने जब इतना सारा HR में काम किया है, 9-10 साल आपको एक्सपीरियंस हो गया है HR में, HR की जगह कोई एक ऐसा नाम अपने आप को देना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, HR नहीं, मैं अपने आप को ये टाइटल भी दे सकता हूँ? नाम की बात आती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फैमिली में बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली। हाँ जी। वैसे HR में आप बोल सकते हो हेड ऑफ द पीपल, हाँ, जो पीपल से कनेक्ट होता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है, आप बातें करते हो, फीडबैक शेयर करते हो। सो मेरे हिसाब से हेड ऑफ द पीपल इज़ द राइट थिंग फॉर HR। ओके, हेड ऑफ द पीपल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी जिम्मेदारी जब आप लेके चलते हो, अपने करियर में आपने 9-10 साल निकाले अपने, कहते हैं कि कॉलेज के बाद जो हम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उसको सीखते हैं, उसको जीते हैं, आपने HR जीना शुरू किया। यस ऑफ कोर्स। राइट। तो ऐसे कोई बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स आपके साथ रहे होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि हाँ, ये मेरा सही डिसीजन था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसे थोड़े से मेमोरेबल मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि हाँ, शायद ये मेरे करियर का बेस्ट मोमेंट रहा है। मोमेंट्स तो एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारे आए हैं, बट जब आप अचीवमेंट की बात करते हो तो 3 साल पहले मुझे HRBP सर्टिफिकेशन मिला है। सो वो मेरा सबसे अच्छा अचीवमेंट था। बाकी HR में मेन चीज़ होती है कनेक्शंस, हाउ यू बिल्ड अप द कनेक्शंस विद द top most of the companies, HR divisions, head of the departments, CEO, managements। तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है कि मैं इतने लोगों से कनेक्ट हुआ। लास्ट 10 साल में मैंने जो कनेक्शन बनाए वो मेरे लाइफ में मुझे हर प्लेस पे कहीं ना कहीं मुझे हेल्पफुल हुए हैं। वाह, यानी कि एक ह्यूमन चेन जिसको बोलते हैं कि आपने एक ह्यूमन चेन बना के रखी है, एक नेटवर्क अपने लिए एस्टैब्लिश किया हुआ है। क्या आपको याद है कि जब आपने पहला इंटरव्यू अपनी लाइफ में लिया, किस पोजीशन के लिए वो इंटरव्यू लिया? कुछ शायद आपके पास कुछ मेमोरीज उस पर्टिकुलर इंटरव्यू की रही जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? ऑफ कोर्स,
पहला मेरा इंटरव्यू था प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के लिए। ओके। इट्स नॉट अ स्मॉल पोजीशन जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, बट फर्स्ट राउंड ऑलवेज इट्स अ स्क्रीनिंग राउंड। तो वहाँ पे हम जज करते हैं कि भाई बंदा या बंदी वर्क कल्चर में मैनेज होते हैं या नहीं होते हैं, इट्स सूटेबल फॉर द कंपनी और नॉट, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, एजुकेशन से लेके, स्किल्स से लेके, सैलरी से लेके। सो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा, वो अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। बट ऐसा नहीं कि मैंने कोई छोटी पोजीशन या बड़ी पोजीशन सोच के इंटरव्यू लिया है। वो मेरा काम था और मैंने वो स्टार्ट कर दिया, और जहाँ से एक इंटरव्यू चला फिर आज तक मैंने लाइक टुक मोर देन 10,000 प्लस इंटरव्यूज, जो बाप मुझे रे। अभी नहीं है। बट वो एक साइकिल चली और चलती गई, और नाउ मैं एंजॉय कर रहा हूँ एचआर की लाइफ। 10,000 इंटरव्यूज जो आप नंबर बोल रहे हैं, यस। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि 5-6 साल तो आपने सिर्फ इंटरव्यूज लेने में ही निकाले होंगे अपने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत सारी प्रोसेस होती है जो आपको काम आ जाती है, जैसे इंटरनल एचआरएम सिस्टम होता है, हाँ। ईआरपी सिस्टम होता है, सीआरएम होता है, या एटीएस होता है जहाँ पे आप लीड ट्रैक करते हो या डेटा सेव करते हो। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ा, वो एचआर के लिए थोड़ा इजी और स्मूथ प्रोसेस हो गया। हाँ, बट शुरू के 4 या 5 साल जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, इट्स लाइक मशीन जो चल रहा था कि नहीं, इंटरव्यूज़ लेने हैं, स्क्रीनिंग करनी है, सिलेक्ट करना है, ऑफ़र करना है, रिजेक्ट करना है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को रिजेक्ट करना। हाँ हाँ। आप शादी के लिए रिजेक्ट करो या जॉब के लिए रिजेक्ट करो, वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कभी तकलीफ नहीं हुई आपको जब कोई कैंडिडेट आपके पास आया, 4-5 इंटरव्यूज हुए, एक पर्सनल कनेक्ट बन गया और आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा तो थ्रू है, इसको तो ऑफर मिलेगा ही, और फिर फाइनली मैनेजमेंट या हेड ऑफ द कंपनी बोलते हैं कि नहीं इसे नहीं लेना है, और आपने उसको रिजेक्शन का बताया, तो कुछ ऐसा फीलिंग कि हाँ भाई इसको, भाई मैं सोचा था कि क्लोज हो जाएगा एंड ये बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन फाइनली वो आके नहीं लगता है, एट द एंड वी आर ह्यूमन, सो वो एक ह्यूमन टच होता है, एक इमोशंस होता है। बट वो शुरू में थोड़ा लगता है, जैसे जैसे आप इंटरव्यूज लेते जाते हो, एक कॉरपोरेट कल्चर में सेट हो जाते हो, जहाँ आपको पता है कि ये आपकी जॉब है, आप किसी के साथ कोई पर्सनल चीज़ नहीं वो कर रहे हो या कोई अपनी खुद की दुश्मनी नहीं है। इट्स अ प्रोसेस जो कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों ने सेट की है, रूल सेट किए, रेगुलेशन सेट किए, तो उस हिसाब से हमें उनको मना करना है। तो एट द एंड हम भी सीख गए कैसे मना करना है, कैसे रिजेक्ट करना है। एट द एंड वी से सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्लाई। ये तो बात हुई कि जब हमने किसी को मना किया। कभी कभार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, हमने काफ़ी सुना है कि इस इंडस्ट्री में ऑफ़र देते हैं, किसी कैंडिडेट के पास 6, 7, 8 ऑफ़र होते हैं। आपने एक बंदे को ऑफ़र दिया, आप उसकी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, और आप सुबह आए, वेलकम लेटर, ईमेल सिस्टम सारे तैयार हैं कंपनी में, और फाइनली कॉल आता है कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, या वो नो शो है विदाउट इन्फॉर्मेशन। तब आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और आपका प्रोजेक्ट लाइव जाने वाला है? सी वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आता है। वो हर एचआर के लिए आपने जो बोला है वो पिन पॉइंट है। वो एक बोलते हैं ना, दुखती नस है जो आपने दबा दी एचआर की, जो हर वो एचआर फेस करता है। और वो ऐसा नहीं है कि भाई कैंडिडेट्स, कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स बोल नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि कंपनी कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे सोचेगी। बट मेरा यही मानना है कि भाई अगर आप सोचे हो, आपका कोई डिसीजंस है, तो आपको क्लियरली कंपनी को बताना चाहिए। Okay, और तो ऐसा नहीं भले एंड ऑफ द डे या लास्ट डे पर, बट एटलीस्ट वो बताए तो कंपनी के लिए हेल्पफुल होता है, एचआर के लिए हेल्पफुल होता है कि वो प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल करे, उसको डिले करना है क्योंकि क्लाइंट को बताना है, वो पूरा प्लान कर सकता है। तो ये टिडबिट्स कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आपको ऑफर मिला है किसी कंपनी से और आप वहाँ ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ एचआर को बताइए। जैमिन सर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट किसी भी एचआर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑफ़र दिया, आपने बोल दिया कि आप वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं और आप फाइनली जॉब नहीं ज्वाइन करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंपनीज़ के लिए भी। इतने सारे इंटरव्यूज़, इतने सारे ऑफ़र्स आपने प्रोसेस किए, आपने बताया कि ये पेन पॉइंट होता है कि जब कैंडिडेट्स बैकआउट हो जाते हैं और हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं रहता है। डेफिनेटली ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि कैंडिडेट्स ने आपने एक को ऑफ़र दिया, तो आप अपने लिए बैकअप प्लान भी रेडी रखते होंगे, राइट? Yes, of course.
तो बैकअप प्लान में आप किस लेवल तक जाते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बैकआउट होता है तो आप किस लेवल पे आप उसे रोकते हैं? सी वो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी होता है, हर टेक्नोलॉजीज़ के इंटरव्यू राउंड डिफाइन होते हैं। डेवलपमेंट की बात करो तो 3 to 4 राउंड्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं। सेल्स मार्केटिंग की बात करो तो 2 राउंड्स होते हैं। अगर कोई वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर है जहाँ पे प्रैक्टिकल लिया जाता है, सिम लाइक डेवलपर, तो वहाँ पे भी 3 या 4 राउंड होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ये बंदा नहीं आएगा, या क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, HR मीन्स ह्यूमन टच। हाँ, आपने इतनी बात की है तो आपकी एक सेंस होती है जो थोड़ी आपको पता चल जाती है कि भी बंदा 90-80% ये सेंस पे भी हम आने वाले हैं इनके। आएगा या नहीं आएगा। तो वो उस हिसाब से फिर हम बैकअप को रेडी रखते हैं, और बैकअप में भी हम इनिशियल राउंड लेके रखते हैं ताकि जब हमें पता चले कि भाई वो कैंडिडेट टर्न आउट नहीं होने वाला है तो अब दूसरे दिन उसको शेड्यूल कर देते हैं और फिर हम आगे के इंटरव्यू प्रोसेस चालू कर देते हैं। ओके, अभी जैमिन सर ने हमें बताया कि इन सेंस, तो आप उनके सेंस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप रेज्यूमे देखते हैं, आपके पास 20-30 रेज्यूमे एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आते होंगे, तो रेज्यूमे में आपको देख के क्या लगता है कि ये कॉपी पेस्ट वाला Ctrl+C Ctrl+V वाला फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे, एंड आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किस तरह से करते हैं? इसी डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत सारे रिज्यूम जैसे आपने बताया ऑब्वियसली वो कॉपी पेस्ट होते हैं क्योंकि फ्रेशर्स को उतना पता नहीं होता है कि भाई करेक्ट वे से रिज्यूम कैसे बनाए। ओके, सो कुछ कॉलेज होती है जो उनको हेल्प भी करती है या गाइडेंस भी देती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। फिर भी जब रिज्यूम्स हमारे सामने आते हैं तो बहुत सारे केस में ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड या किसी को देख के, या आज के ज़माने में ChatGPT आपको पता है AI आ गया है, तो लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट करके पूरा रिज्यूम बना के लेके आते हैं। फिर जब देखते हैं तब पता चलता है कि भाई ही और शी में भी कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं। एट द एंड जैसे मैंने बताया कि इट्स ह्यूमन टच। जब आप बात करते हो कैंडिडेट से तब आपको ज़्यादा पता चलता है कि भाई वो बंदा कितना एक्सपीरियंस है या फ्रेशर्स है, उसने आपका रिज्यूम बनाया है तो क्या सोच के बनाया है। तो फ्रेशर्स के लिए पहला टिडबिट अगर मैं इस पूरे जैमिन सर के एक्सपीरियंस से लूँ तो फ्रेशर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना खुद के कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ वीकनेसेस अपने अलग से निकाल के रखना चाहिए। रेज्यूमे कुछ एक एज देनी चाहिए फ्रेशर्स को। जब आप फ्रेशर्स अपने इंडस्ट्री में 9-10 साल निकाले हैं रिक्रूटमेंट्स करते हुए, तो आपने बल्क रिक्रूटमेंट्स भी किया होगा, कैंपस में भी गए होंगे, राइट? फ्रेशर्स के लिए कुछ टिडबिट्स जो कहते हैं कि जब हम इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं तो फ्रेशर्स को क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ ये जॉब मेरे लिए है? अगेन इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे कैंपस अटेंड किए हैं, बट मैंने ज़्यादातर, मेरे जैसे HR भी वही मानते होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रेशर्स जो कॉलेज में से आते हैं उनका अगर आपने पूछा भी नहीं है, पहला क्वेश्चन से आपको पता ही नहीं आप क्या पूछने वाले हो, फिर भी वो लोग स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शंस। क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है कि इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो जनरल क्वेश्चंस है वो पूछते हैं HR। बट हमारी थोड़ी ट्रिक इसमें अलग होती है क्योंकि वो तो अगर हम कहीं पे जाते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के ही जाते हैं, राइट? कॉलेज की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पूरा कैंपस प्लान होता है। बट कई बार फ्रेशर्स उसमें ज़्यादातर नर्वस हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। जब मैं भी कभी पहली बार एक्सपीरियंस किया था, मैं भी कहीं इंटरव्यू के लिए गया था, तो वो सिचुएशन मेरे पास भी थी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, बट फ्रेशर्स जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, 1-2 इंटरव्यू देंगे, उसके बाद ही उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे HR के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, स्किल्स कैसे होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, एटीट्यूड कैसे दिखना चाहिए। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 10 साल पीछे जाते हैं और जैमिन सर के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका पहला कैंपस इंटरव्यू कैसा रहा था, किस कंपनी ने लिया था, आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर हुए थे, और उनके लूपहोल्स देखते हैं कि उन्होंने कितने 10 साल बाद मैच किए हैं यहाँ पे। अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि मैं कहीं गया था खुद अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो जैसे मैंने अपना एजुकेशन के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से किया है। सो वहाँ पे कंपनीज आई थी, 6-7 कंपनीज आई थी इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे हमने ही कैंपस स्टार्ट किया था हमारी बैच में। ओके। उससे पहले वहाँ पे कैंपस प्रोग्राम था नहीं। ओह, तो यही
प्लेसमेंट सेल के भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये एक नया एज है इनके। सो वहाँ से ही मैंने सीखना स्टार्ट किया कि भाई कॉलेज को कैसे हैंडल करते हैं या कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपस कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे मैं खुद एज ए कोऑर्डिनेटर गया था, जहाँ पे मैंने खुद इंटरव्यू दिया था। तो मेरे सामने भी वही इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 80% आज वही सारे एचआर पूछते हैं। ऐसा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन सेम होते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशंस और बेस्ड ऑन कंपनी वो क्वेश्चंस में एडिट और अपडेट होता जाता है। राइट। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को जब कोई कैंपस आ रहा है, कोई कंपनी कैंपस में विजिट कर रही है, एंड स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कैंपस चल रहे हैं मार्केट में, बट उसके साथ साथ अगर उनको सेल्फ प्रिपेयर होना है तो आज के स्टूडेंट्स लाइक दे आर इंटेलिजेंट, वो इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं। पर क्या तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब मीन्स इंस्टाग्राम, आपने जो वर्ड बोला, क्या इंस्टाग्राम हेल्प करता है एक्चुअली में? yes, अगर आप वो सीखना चाहो तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिन्होंने अपने खुद के वीडियोस बना के रखे हैं कि भाई हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर, रिज्यूम कैसे बनाना है। वहाँ पे कैंपस टू कॉर्पोरेट करके पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आज के वो सारे लाइव जाए, वो देखे, सेमिनार्स बहुत सारे सिटीज़ में होते हैं, आपने देखा होगा अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, एचआर कॉन्फ्रेंस होते हैं, स्टूडेंट के लिए सेमिनार होते हैं जहाँ वो लोग गाइडेंस देते हैं, जहाँ पे गेस्ट स्पीकर भी आते हैं अच्छी कंपनी के, हेड ऑफ द एचआर, सीईओ, डायरेक्टर, जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई आपको कैसे प्रिपेयर होना है इंटरव्यू के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अगर वो ज़्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट करे मार्केट में और ऑनलाइन थोड़ा वीडियोस देखे रिलेटेड टू इंटरव्यूज़, टिप्स ले, उसको सेल्फ अवेयरनेस की तरह चलाए, एक प्रोग्राम चलाए, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही मैंने जॉली हैज़ के वेबिनार्स भी देखे हैं, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जेमिन सर से लिंक लेके आपको भेज दिए जाएंगे एंड कनेक्टेड रहते हैं जेमिन सर से। और ये पूछते हैं कि आपने 10 साल आईटी इंडस्ट्री में निकाले, राइट? आईटी इंडस्ट्री ने भी काफ़ी कुछ इन समय में झेला है। कोविड के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम गया, फिर वापस आए ऑफिस में, तो अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया कोविड के बाद, जब हायरिंग चल रही है, आपको कंपनी में हायर करना है और अब आपने वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया है, आपके 2 ऑफिसेज हैं, आपने चालू कर दिए हैं ऑफिसेज, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है? ऑब्वियस, अगर मैं आपको पूछूँ आप रेडी हो, ये लाइव एक्सपीरियंस है। कोई भी किसी को भी आप पूछोगे, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है या किसी ने वर्क किया है कि भाई कोविड इट्स अ वेरी टफ टाइम सबके लिए। आज अच्छा है कि हम उनसे बाहर आ गए और सारी चीज़ें ट्रैक पे है, बट तब ऐसा होता था कि भाई जब ऑफिस स्टार्ट हुई, सो एचआर के लिए बहुत इट्स अ टफेस्ट थिंग कि भाई एम्प्लॉय को ऑफिस कैसे वापस बुलाए। आपने कैसे हैंडल किया? जैसे मैं 10 साल से कर रहा हूँ, स्मूथ कन्वर्जन विद कैंडिडेट। कंपनी बेनिफिट के लिए एचआर को भी आगे आना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी आगे आना पड़ेगा। एचआर का काम ही वही है कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड कंपनी। तो एम्प्लॉय अगर आपने हायर किए हैं इंटरव्यू लेके, तो आपको पता जो है ये ब्रिज आपने बोला शब्द, अभी जो ब्रिज बोला, काफ़ी सारे एचआर इसको बोलते हैं दो-धारी तलवार। तो आपने वो दो-धारी तलवार पे कैसे चले? अब थोड़ा सा और नुस्खा निकालते हैं इस चीज़ में से, क्योंकि ब्रिज तो ठीक है कोई भी पार कर जाएगा, पर जब कहते हैं ना मैनेजमेंट का टस्सल आता है, मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं यही करना है, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं नहीं हमें ये नहीं करना है। अब एचआर बेचारा केबिन खोल के और केबिन के बाहर जो कन्वर्सेशन होते हैं और जो ईमेल्स जाते हैं, उसको कैसे हैंडल किया है? नहीं, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती जब आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन है। ओके, मेन थिंग इज़ कैसे कम्युनिकेट करते हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या मैनेजमेंट हो। राइट, मुझे कम्युनिकेट दोनों से करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई इट्स रिक्वायर्ड, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, क्लाइंट बाहर का है, इंडिया का है, क्या अर्जेंसी है प्रोजेक्ट की। सो एट द एंड एम्प्लॉय भी कोई भी एम्प्लॉयज़ कंपनी को अपना सेकंड होम मानता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो घर से ज़्यादा कंपनी में रहता है। राइट, तो एम्प्लॉय भी सोचता है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय नहीं सोचता है, सिर्फ मैनेजमेंट सोचता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय सोचता है मैनेजमेंट नहीं सोचता है।
वो आप पे है कि आप मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, एम्प्लॉय के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो और दोनों को एक पेज पे लेके आते हो। तो मेरा वही काम था और मैंने वो सक्सेसफुली कर दिया। Congratulations फॉर इट। अब जब इतना सारा AI का आ गया है, आपने मैनेजमेंट के इस तरफ से भी बताया, एम्प्लॉयज़ को भी बैलेंस किया, बहुत अच्छे से बैलेंसिंग एक्ट करके एम्प्लॉयज़ अब आपके ऑफिस में हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, राइट। जब आपकी हायरिंग आती है, जब आप हायरिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज भी आपको उसी तरह से जो 10 साल पहले था, रेज्यूमे कवर लेटर के साथ ईमेल ड्राफ्टेड, ऐसे आपको ईमेल्स मिलते हैं, आते हैं, आप किस तरह से अपनी हायरिंग प्रोसेस को लेके जाते हैं? अब तो ये सारा जनरल अपना अभी तक जो बात करें एक जनरल था कि हाँ ठीक है ये होता है एंड ये ऐसा होता ही रहेगा आगे भी। अब डिफरेंशियल आ गया है कि जब हम टेक्निकली इतना आगे निकल चुके हैं हर इंडस्ट्री को लेके, चाहे वो हम रोबोटिक ऑटोमेशंस में जाएं या हम स्पेस में जाएं, HR एक ऐसा फील्ड रहा है, रिक्रूटमेंट एक ऐसी फील्ड रही है जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेशंस आए हैं, जहाँ पे कि आप मैनेजमेंट को आप लेके चले हैं। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईमेल से। जब आपकी कोई जॉब वैकेंसी ओपन हुई, आपने उसको दिया, अब देखते हैं कि आप कितने ईमेल्स का रिप्लाई, रेज्यूमेज, तो क्या आपको अभी भी मिलते हैं या सिर्फ कहीं से भी आपके पास आया ना आपने उसको चालू किया कि चलो भाई इसको बात करते हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 साल के पहले जो चीज़ें थी वो मैनुअल और हार्ड कॉपी ज़्यादा थी, एफर्ट्स ज़्यादा जा रहे थे। हाँ। वो चीज़ों में अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपने बताया AI आया है, सिस्टम्स बहुत सारी है और अभी HRs इस लाइक सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे रिज्यूम हो, ईमेल हो। अभी आज आप ईमेल भी आपको भेजना है तो आपको पूरा टाइप करके भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर CRM है, अंदर आपके पास डेटा है, तो आप एक क्लिक करने से वो ईमेल तुरंत चला जाता है। ओके। वैसे प्रोफाइल में भी सेम चीज़ है कि आपके पास अगर ATS है जहाँ पे आप आपके कैंडिडेट का डेटा ट्रैक कर रहे हो, वहाँ से अपडेट कर सकते हो, जो डायरेक्ट मैनेजमेंट भी देख सकता है और कैंडिडेट को भी जा सकता है। ओके। और बेस्ट एग्जांपल हमारे जॉली हायर्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने वो जॉली हायर्स का पोर्टल यूज़ किया है तो वहाँ पे आप 30 सेकंड्स में प्रोफाइल भी बना सकते हो। वहाँ पे डिजिटल कार्ड बनता है, जो डिजिटल कार्ड आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और कोई भी HR आपका कार्ड देख के आपको HR को पता चल जाता है कि भाई उसकी प्रोफाइल अभी किस चीज़ में है। मैंने सुना है जॉली हायर्स एक नया टाइप का रेज्यूमे भी लेके आया है, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि वो नए टाइप का रेज्यूमे क्या है? जॉली हायर्स में अगर आप प्रोफाइल बनाते हो तो वहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स तो कवर होती ही है, ओके। बट वहाँ पे आप अपना वीडियो इंट्रोडक्शन भी सेट कर सकते हो 30 सेकंड्स में। उसके अलावा आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है, एक्सपीरियंस डिटेल्स है, अगर वो पूरी डिटेल्स आप प्रोफाइल के साथ कंप्लीट करते हो तो एक प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट होती है, ओके। जो एट द एंड HR को चाहिए। क्योंकि HR के पास आज भी ऐसा टाइम नहीं है कि वो हर कोई 50 रिज्यूम देखे या 25 रिज्यूम देखे। अगर कोई एप्लीकेशन आपको फ्यूचर दे रहा है कि भाई आप तुरंत वो प्रोफाइल ऑनलाइन चेक कर सकते हो और कार्ड की तरह शेयर कर सकते हो, तो वो दोनों के लिए यूज़फुल है। अगर मैं 2 मिनट के लिए ऑटोमेशन हटा दूँ, ओके, एंड आपसे ये बोलूँ कि आप एक रेज्यूमे पढ़ने में कितना टाइम लेते हैं? 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में आपका करियर डिसाइड होता है। मेक श्योर कि आपका जो डाल रहे हैं ना 40 सेकंड्स के अंदर, आफ्टर 10 ईयर्स, मैं After 1-2 10 साल के HR की बात नहीं कर रहा। ये जोरदार नुस्खा था कि अगर HR 40 सेकंड्स में रेज्यूमे रिजेक्ट डस्टबिन में भेज सकते हैं तो आपका रेज्यूमे कितना अच्छा होना चाहिए। थोड़े से टिडबिट्स और लेंगे जैमिन सर से इसके बारे में। ये तो हो गया कि सर ने 40 सेकंड के अंदर रेज्यूमे, मीन्स 40 सेकंड में अगर ये मेरे पास से पेपर है तो शायद हार्डली मैं फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ पाऊँ, और वो 40 सेकंड में 3-4 पेज का रेज्यूमे निकाल के बाहर। ओ ग्रेट कमांड सर, थैंक यू सर। अगर आपने कभी कोई कवर लेटर देखा, एक ही पोजीशन में देखा होगा कि एक ही पोजीशन के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कॉपी पेस्ट, कितना परसेंटेज कॉपी पेस्ट कवर लेटर भी आया है? शायद हो सकता है कि जैमिन शाह की जगह ऊपर कोई और नाम लिखा हुआ है, वही कवर लेटर आपके साथ आ गया है। 80 to 85% वही होता है। ओह माय गॉड, आज भी इतने सिली मिस्टेक्स होते हैं? होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब तो AI आ गया है। हाँ। तो AI कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ओके। मैं AI को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि AI की हेल्प हमें कहाँ लेनी है।
ओके, क्योंकि हाँ बात सही है आपकी। आप जैसे मार्केट में जाओगे, आप अपनी प्रोफाइल बताओगे, उसके बेस पे आपका कैरियर डिसाइड होता है। ओके, अगर वहाँ पे भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सामने वाला एचआर हो या कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो आपको उसी बेस पे जज करेगा। ओके। कभी ऐसा हुआ कि बल्क हायरिंग के टाइम पे आपको लगा कि एआई होता तो शायद मेरा काम इजी होता? यस ऑफ कोर्स, जो अभी भी हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पोर्टल अवेलेबल है, हमारा जोली हायर्स है, वैसे एटीएस है, हमारा एचआरएम सिस्टम है, जहाँ से सारा डेटा हम एक ही क्लिक में ट्रैक कर सकते हो। Okay. इंटरव्यू स्टेटस चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली वो आप कॉलेज के साथ शेयर कर सकते हो। तो आपके लिए वो काम बहुत ईजी हो गया है। जब पहले आपको वो चीज़ें मैन्युअली कैंपस में 200 से 300 रिज्यूम इकट्ठा करने में टाइम लगता था, उसको रिव्यू करने में टाइम लगता था, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करो, फिर ग्रुप डिस्कशन करो, फिर पर्सनल इंटरव्यू करो। तो वो प्रोसेस जो 5-6 घंटे की थी, वो आज हम 2-3 घंटे तक लेके आए हैं। तो वो बहुत स्मूथ हो गया है। एक क्वेश्चन मेरा हमेशा रहा है कि एचआर बोलते हैं कि करता क्या है। अभी ये पता चला कि एचआर क्या क्या करता है, लेकिन काफ़ी सारे जोक्स, काफ़ी सारे मैंने लिंक्डइन पे जब स्क्रॉल करते हैं एचआर के लिए काफ़ी सारे आते हैं कि एचआर रंगोली ही बनाता है, राइट? आपने कभी रंगोली बनाई है अपने घर? यस, मैंने भी बनाई है। वाह, आपने अभी बोला ना एचआर करता क्या है, हाँ जी। तो एचआर सब कुछ करता है। इसके अलावा लाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि पार्ट होता है कंपनसेशन, राइट? चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हो। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा ये टॉपिक जब कंपनसेशन पे बारी आती है कि हाउ टू मैच द कंपनसेशन विद द स्किल सेट्स, विद द एक्सपीरियंस। तो इसके लिए आपने अपने लिए क्या किया, एंड लाइक जॉली हायर्स में आपने जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया, आपकी क्या रूल ऑफ द थम्स रहे कि नहीं मुझे इसी तरह से लेके जाना है आगे? इट्स अ सेम लाइक टेक्नोलॉजी। जैसे अगर कोई डेवलपर है तो आपको टेक्नोलॉजी और मार्केट के ट्रेंड के साथ अपडेट रहना पड़ता है। ओके, सेम फॉर एचआर। बहुत सारे रेगुलेशंस मार्केट में आते हैं, या गवर्नमेंट साइड से आते हैं, या कंपनी की साइड से आते हैं, तो आपको अपने हिसाब से अपडेट रहना पड़ता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अगर सैलरी की बात आती है कि भाई टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी सैलरी अभी डिफाइन हो रही है, कौन सा एक्सपीरियंस है, वो भी डिपेंड है सिटी वाइज। अगर आप अहमदाबाद में जॉब देख रहे हो, बैंगलोर में देख रहे हो, पुणे में देख रहे हो, सो अगर मेट्रो सिटी की बात करते हो वहाँ पे कंपनसेशन थोड़ा हाई चला जाता है। अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ की बात करते हो तो वहाँ कंपनसेशन थोड़ा लो जाता है। ओके, तो ये सारे क्राइटेरिया आपको ध्यान में रख के एक रूल्स बनाना पड़ता है कि भाई अगर ये टेक्नोलॉजी का बंदा आपको हायर करना है, मार्केट में अभी ये रेट चल रहा है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई फ्रेशर्स की एक्सपेक्टेशन अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हाँ। क्योंकि वो देखता है मेरे फ्रेंड को क्या 6 लाख ये मिले, जो ऐसे 7 आप लाख बोल मिले। रहे हो कि फ्रेशर्स का एक्सपेक्टेशंस बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्या आपको लगता है कि ये एक बबल बन गया है फ्रेशर्स के माइंड में कि अगर मैंने ये टेक्नोलॉजी कर ली, मैंने पढ़ लिया, कॉलेज से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, तो मुझे इतना ही मिलना चाहिए? क्या ये माइंडसेट गलत है या सही है फ्रेशर्स के लिए कि क्या करना अब उसको बोल नहीं सकते कि गलत है या सही है। अगर अपनी कॉलेज में उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है प्रोफेसर के साथ या टीपीओ के साथ, तो कैसे वो लोग उनको हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। कई बार कॉलेज के एक्सपेक्टेशन इतने हाई लेवल पे हो जाते हैं कि उनका कैंपस भी वो उसी का तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई जिसका सैलरी ब्रैकेट अबव 5 लाख या 6 लाख होगा वही कंपनी हमारे साथ आएगी। ओके, तो एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा होता है, चाहे वो कॉलेज हो या टीपीओ हो या कंपनी हो। तो हर एक कंपनी डिफरेंशिएट के बेस पे ही अपना थम्स ऑफ रूल्स बनाती है और उसके बेस पे ही अपनी हायरिंग आगे लेके जाती है। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ है कि फ्रेशर्स को अपने एक्सपेक्टेशंस इतने ऊपर नहीं रखने चाहिए कि ओवर वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि फ्रेशर्स लाइक दे आर वेरी एक्सपर्ट। आप लॉजिकल बोलो या रीजनिंग हिसाब से बोलो या टेक्निकल बोलो, एनालिटिकल बोलो। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइक वो बोलते हैं ना कि बाय बोर्न, हाँ, वो सीख के आए होते हैं कि भाई उनको एक ही तरीके से चीज़ में पता चल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आप उनका टेस्ट लेते हो या उनसे बात करते हो तब आपको लगता है कि नो ही और शी इट्स रियली इंटेलिजेंट, Okay. और वो जस्टिफाई करते हैं।
बट फिर आपको वो बैलेंस बनाना पड़ता है कि भाई आपकी करंट कंपनी में अभी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे। ओके, सो वो एक बैलेंस बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कभी सबसे आपके- ज़्यादा डिफिकल्ट है एचआर के लिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ आए बोले कि सर इसकी सैलरी इतनी है, मैं सेम उस पर काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली देखो, अब जब फ्रेशर ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? कॉन्फिडेंशियल होती है, बट बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, जब फ्रेशर्स आया होता है, फ्रेशर्स को 5-6 दिन हुए हैं और उसमें भी उनके फ्रेंड्स है या वो अभी एक जोन में होते हैं कि भाई कॉलेज जोन में अभी भी वो काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई नहीं, हम अभी भी कॉलेज में ही हैं। हाँ। तो वो एक कल्चर बन जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये करना। तो कभी कभी उनसे वो गलती हो जाती है कि भाई पूछ लेते हैं, कैसे break में, हैंडल किया? लंच में गया, चलो मैं पूछ लूँ तुझे क्या सैलरी दी है। फिर वो शाम को एचआर के पास आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके जब हम घर गए हो तो दिमाग में ये चल रहा है कि यार इसका करना क्या है, इसको सिर्फ घर गए हो नहीं, कभी कभी रात को नींद में भी ये चीज़ें आती है। मैंने कि सपने भी देखे हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस देखे, हैंडल करे हैं। तो हाँ, एचआर बहुत कुछ करता है। ये बात तो आज समझ में आ गई कि रात को सपने में भी अगर हायरिंग आ रही है तो समझ लेने का कि हाँ भाई दिस इज़ नॉट अ ईजी कप ऑफ टी, कि बस उठाया और चाय पी ली। वैसे हम आपको बताते हैं जैमिन शाह को चाय बहुत पसंद है। ओके, अगर मैं आपको रेट करने को बोलूँ अपने लिए, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि 10 साल में आपने एक डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आप आए और एचआर को आज रूल कर रहे हैं, टेक्निकली एक प्रोडक्ट कंपनी हैंडल कर रहे हैं। 1 की स्किल से लेकर 5 की स्किल तक आप अपने आप को हायरिंग में कहाँ पे रेट करेंगे? रेट मेरे हिसाब से रेट आप तभी अपने आप को करते हो जब आपने सब कुछ सीख लिया है। ओके, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, 10 साल बाद भी? मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को अभी रेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी आ गया है तो ह्यूमन का कॉम्पिटिशंस बढ़ गए। ओके, आपको कभी डर लगा कि मेरे को रिप्लेस कर सकता है AI? जैसे मार्केट ट्रेंड चल रहा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई AI ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, बट जो नहीं कर सकता, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्चुअली सही बताया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स जो अपना एचआर हायरिंग या एचआर मैनेजर्स बोलते हैं कि इट्स नॉट अ वन हैट, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिक्रूटमेंट्स और इट इज़ नॉट अबाउट ओनली डूइंग द कल्चरल ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग। जैसे कि जैमिन शाह ने अभी बताया अपन को कि रेट नहीं कर सकते लर्निंग, एक लर्निंग फेज एंड कंटिन्यू आफ्टर 10 ईयर्स के बाद भी वो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। सो दैट शुड बी द एटीट्यूड वेल कमिंग इन। ओके, तो एचआर की जैसे आपने बोला कि एक पार्ट है रिक्रूटमेंट से हो गया, एक कंपनसेशन की, एक ओडी भी हो गया, एक कल्चरल सेट भी कर रहे हैं। इतने सारे हैट्स जो आप पहनते हैं एज एन एचआर, रोल निभा रहे हैं कंपनी के लिए, इसमें सबसे पसंदीदा हैट कौन सी होगी और उसके लिए आप क्या और सीखना चाहेंगे आगे? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं रेट नहीं कर सकता, सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। क्योंकि अगर मैं एचआर में हूँ तो मैं कोई एक स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना चाहता कि भाई मैं जनरल हूँ या रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ या कंपनसेशन पे कर रहा हूँ। मैं अभी पूरा ऑल ओवर एचआर दिख रहा हूँ। सो मेरे लिए वो टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव होना डेली आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों के लिए है। सो अगेन इट्स द सेम थिंग कि अभी भी मैं रुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा और सेम चीज़ अप्लाई करता जाऊँगा। तो अपन ने आज ये इस चैट में ये बहुत कुछ सीखा जैमिन सर से कि एचआर ईजी नहीं है, रिक्रूटमेंट्स ईजी नहीं है, इसमें बहुत सारे हैट्स पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जैसे कि जैमिन सर बोल रहे थे कि एआई आया, एआई डर लगता है कि एआई रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ डेफिनेटली एक एचआर को तो नहीं करेगा क्योंकि वो एक कहते हैं ना ह्यूमन टच वाली फीलिंग। आप कितना भी अच्छा खाना रेस्टोरेंट से मंगा के ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब घर का खाना आता है तो घर की ही बात होती है। तो ऐसे ही एचआर में जब हम एचआर कनेक्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन टच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी ह्यूमन टच को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने और बहुत सारे साथियों के साथ जो कि अनसंग हीरो इस इंडस्ट्री में हैं। शुक्रिया करना चाहूँगा जैमिन सर का कि जो उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शशांक फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।